मैं चैलेंज देता हूं, अभी स्टाम्प पेपर लिखूंगा कि दुनिया के किसी भी रिसर्च वालों ने इसको गलत साबित कर दिया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। प्राउडली हम वफादार हैं, हम इन जालिम जर्नलों के वफादार नहीं बनेंगे। जनरल कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लिए, उसको पता नहीं है कि पश्तूनों का एक इलाका है जिसकी मुकम्मल जिंदगी हमने तबाह बर्बाद कर दी है। आप लोगों ने देखा होगा कि करंट लगने से गद्दा हलाक हो गया, मगर वहां पर हमारे इंतहाई इंटेलेक्चुअल तबका वो रोजाना के बुनियाद पर टारगेट किलिंग में शहीद हो रहा है। कोई खबर नहीं आएगी। जो हम कह रहे हैं 70,000 लोग शहीद हो गए हैं, थोड़ा उनकी बात करते हैं कि तरीक़े वारदात क्या था। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की बात हम सुनते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किन किन तरीकों से हुआ? फेक इनकाउंटर्स के जरिए, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले अली वजीर को जेल में रखने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए इस मुल्क में इदारे और अदालत मौजूद है, मगर अली वजीर के खानदान के 17 शहीदों को इंसाफ देने के लिए कोई अदालत और कोई इदारा मौजूद नहीं है। फेक इनकाउंटर के नाम पर अगर मैं यहाँ बात शुरू कर दूं तो हजारों वाकयात हैं। यहाँ पर जितने भी हम कहते हैं कि कत्ल कर दिया गया, वो सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं होता है, वो उन माओं की उम्मीदों का भी कत्ल होता है, उन बच्चों के उम्मीदों का भी कत्ल होता है जो उनके सहारे जीते हैं, वो उस घर के मईशत का भी कत्ल होता है। हजारा मिसिंग पर्सन या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, बलोच मिसिंग पर्सन या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, या इस तरह सिंध में और दिगर इलाकों में। ये मैंने जो खाका पेश किया वो सिर्फ बताने के लिए कि जो हजारों लोग शहीद और मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, उनके घरों का, उनके फैमिलीज का क्या हाल होता है और ये सीन क्या है, ये सबकी रिप्रेजेंटेशन है। ये यहाँ पर सिर्फ एक इलाके की नहीं, इस खित्ते में मजलूम अक़वाम की रिप्रेजेंटेशन है, और जब भी जरूरत पड़ी हम सारे मजलूमों के साथ होंगे। डायरेक्ट फायरिंग पश्तूनों के गैदरिंग्स पर करने के रवायात पाकिस्तान बनने के एक ही साल में शुरू हो गए थे। बाबड़ा से लेकर आज तक वही डायरेक्ट किलिंग्स के वाकयात हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि मीडिया वालों को जर्नल की तरफ से इजाजत नहीं है, कर्नल की तरफ से, कि आप लोगों को वो हालात बता दें, वरना चमन में आम आवाम पर जब फायरिंग किया गया उसमें जो 2 नौजवान अब्दुल रज़ाक और मतीउल्लाह शहीद हो गए, उसके उम्र 12 साल और 14 साल थे। छोटे छोटे बच्चों को भी ये लोग माफ नहीं करते हैं। इसका एक और शक्ल भी है इन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का, रिएक्शनरी किलिंग, यानी कहीं फौज पर फायरिंग हुआ तो वो आम आवाम के इलाकों में घुसकर वहां पर लोगों को टारगेट करते हैं। एक वाकया सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बयान करता हूँ। वाना के करीब एक इलाका है, वहां पर फौज पर एक फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद वो गांव में दाखिल हुए। उस वक्त गांव के स्कूल में असातिज़ा की मीटिंग चल रही थी। 17 असातिज़ा को डायरेक्टली शहीद कर दिया गया। ये सिर्फ ये एक वाकयात नहीं है। अगर मैं बयान करना चाहूं तो ये जो 70,000 लोगों की मैंने बात की, ये सब इन जैसे वाकयात में है। इसके अलावा जेट बम्बार्स की बात करते हैं। सितंबर 2015 में ज़ियारत रे तहसील सरवखई का एक इलाका है, वहां पर बमबारी हुई। मैंने खुद वो हालात अपने आंखों से देखे। ये जितना भी बयान कर रहा हूं इनके बारे में चैलेंज देता हूं, अभी स्टाम्प पेपर लिखूंगा कि दुनिया के किसी भी रिसर्च वालों ने इसको गलत साबित कर दिया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सितंबर 2015 में ज़ियारत रे में बमबारी हुई। हम स्टूडेंट थे, वहां पर पहुंचे तो 4 ख़वातीन और 5 बच्चे मुकम्मल टुकड़े हुए थे। टुकड़े को इकट्ठा करके बोरियों में जनाजे पढ़ाए गए। उसकी सिर्फ एक ही बच्ची रह गई थी जो होश में आने के बाद बार बार अपने माँ का पूछ रही थी, मगर वहां कोई माँ नहीं। तो
ये वो जबर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जबर ये नहीं था, इससे भी ज्यादा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया पर वहां पर पटी चल रही थी कि पाक फिजाया की कामयाबियां जारी, ज़ियारत में 13 दहशतगर्द हलाक। पूरे मिलिटराइज्ड एरिया है, वहां पर जितनी पहाड़े हैं उन सब के ऊपर किले होते हैं, रास्ते में चेक पोस्ट होते हैं। फाटा का 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो उनको दिखाई नहीं देते हैं। हमारे घर के सहन उनको दिखाई देते हैं, रात वाले दूरबीन भी होते हैं। फिर कौन आता है इस बीच में? ये टारगेट किलिंग उन इलाकों में ज्यादा होती है जहां मदनियात ज्यादा होते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान, बोया मोहम्मद खेल जो कापर और गोल्ड से बड़ी पड़ी है, वहां के लोकल लोगों को ट्रक की ड्राइवरी भी नहीं मिलती है। चाइना के साथ एग्रीमेंट करके सिर्फ वहां पर लोगों को टारगेट किलिंग मिलती है और कुछ नहीं। इस तरह अगर बम धमाकों और शक्लों की बात करें, APS की शुहादा से लेकर क्वेटा के वकला तक और फिर ताहिर दौड़ की सवालिया लाश, इन सब के लिए जब हमने मुतालबा किया कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, तो कहा गया कि तुम लोग गद्दार हो। अपने मजलूम और महकूम लोगों की, आवाम की तर्जुमानी अगर गद्दारी है, बहुत ज्यादा फख्र है हमें इस पर। प्राउडली हम गद्दार है। हम इन जालिम जर्नलों के वफादार नहीं बनेंगे। अब एक और शक्ल है मिसिंग पर्सन्स की। मुतालबा यही है कि मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश करे। अगर इसमें कोई मुजरिम है, आइन के मुताबिक सजा दो। अगर कोई इनोसेंट है तो उसको रिहा कर दो। 5000 लोगों के हमारे पास डेटा है, वो कोर्ट में पेश करे। मैंने फेसबुक पे भी वो पिक्चर डाली थी। एक अखबार में एक खबर थी कि कुत्ता गुम हो गया है, अगर किसी को मिला तो इतना इतना इनाम मिलेगा। 5000 लोग लापता है, उसका कोई खबर इस अखबार में नहीं आएगा, मगर उस कुत्ते की खबर आई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि करंट लगने से गद्दा हलाक हो गया, मगर वहां पर हमारे इंतहाई इंटेलेक्चुअल तबका वो रोजाना के बुनियाद पर टारगेट किलिंग में शहीद हो रहा है। कोई खबर नहीं आएगी। एक दिन तो ये खबर भी सारे चैनल्स पर चल रहा था कि आरिफ अलवी ने टिकटॉक ज्वाइन किया। वहां इंसानों का खून बह रहा है, वहां पर माएं पूरा दिन रोकर अपनी ही चादर से अपना सर दर्द की वजह से बांध लेते हैं। उसका कोई मसला नहीं है। जनरल कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लिए, उसको पता नहीं है कि पश्तूनों का एक इलाका है जिसकी मुकम्मल जिंदगी हमने तबाह और बर्बाद कर दी है। और रवैया क्या है? रवैया ये है कि कुलभूषण यादव के लिए स्पेशल बिल बनाएंगे उनके हुकूक देने के लिए। उनके साथ काल भी अलाउड है, पर बलोच और पश्तून जो मिसिंग है उसको कुछ अलाउड नहीं है, उसको कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। इंसाफ दूर की बात है, इंसाफ दूर की बात है। इंसाफ मांगने के लिए भी वो हमें नहीं छोड़ते हैं। इंसाफ मांगने की जुर्म में भी हम पर कौन से दफात लागू होते हैं आपको पता है? 123, 124 AB। 1860 में अंग्रेजों ने इस इलाके को गुलाम बनाने के लिए जो दफात इंट्रोड्यूस किए थे, लोगों पर लगाए थे, आज पाकिस्तानी रियासत वहां पर पश्तून रहनुमाओं पर आज भी वही लगाते हैं। कोई डीकॉलोनाइजेशन हमारे लिए नहीं हुई है, हम उसी कॉलोनियल दौर में रह रहे हैं। 3 MPO आज भी वहां पर कमन है, 5 MPO, 3 MPO, वो वही अंग्रेज। ऐसा लग रहा है कि जो इलाके अंग्रेजों के साथ थोड़े कोऑपरेटिव थे, उनके साथ आज का भी फौज कोऑपरेटिव है। जो नहीं कोऑपरेटिव थे उसके साथ आज भी वही रवैया है। पाकिस्तान जब बना तो यहाँ पर फौज तो नहीं बनी, वही फिरंगी फौज में भर्ती लोगों को इकट्ठा करके नाम बना दिया गया कि पाकिस्तान आर्मी। तो खालो यहाँ पर उस वही रवैया जारी रहा, हमारे साथ वही रवैया आजकल जारी है। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर यहाँ जिक्र किया गया, किसी ने पढ़ा है? उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार को मुकम्मल इजाजत है कि किसी को पकड़ो, अरेस्ट करो, कत्ल करो, घर में स्मार करो, आपसे कोई नहीं पूछेगा। यही इलाज है हमारे लिए। हमारे लिए 3 MPO है। हम आज पूछना चाहते हैं कि रियासत के पास हमें देने के लिए इस 21वीं सदी में जहां रियासतें फैलाई रियासतें हैं, क्या है? टारगेट किलिंग, मिसिंग पर्सन्स, प्रॉक्सी वार,
गुट तालिबान, बेट तालिबान, वो तालिबान, ये तालिबान, दाइश, नाम तब्दील होते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो नाम है ये मौस यानी कपड़े है, जो पीछे बंदा है हम उसको जानते हैं। और इस खित्ते में प्रोफाइलिंग की गई, प्रोफाइलिंग के गोया दहशतगर्द है, जब उससे बात नहीं बनी तो गद्दार है। लोगों को इतना वो किया गया। अभी एक नौजवान आया कि मैं लाहौर से हो, क्या आप वाकई गद्दार है? सवाल पूछ रहे थे, मुझे खुशी हुई और मैंने कहा हाँ मैं वाकई गद्दार हूं। तो वो थोड़ा मुझे देखने लगा कि कैसे। मैंने कहा वो जालिम लोग, वो जालिम जर्नल जो यहां जुल्म करते हैं उसका मैं कभी वफादार नहीं रहूंगा। बिल्कुल वो इत्मीनान कर ले। हम जैसे रेचेट ऑफ द अर्थ पीपल को भी मौका दिया कि यहाँ पर इजहार करे और ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ यू। काफी खुशी हुई सच में। यहाँ पर हमने पहली बार इस मुल्क में थोड़ी अपनी रिप्रेजेंटेशन देखी। जो भी स्पीकर आता था वो रिप्रेजेंटेशन करता था।